सावधान, टकराने वाला है फेंगल तूफान। 90 किलोमीटर की प्रति रफ्तार के हिसाब से हवाएं चलेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो 2024 में कितने तूफान आए? भारत के किन इलाकों में साइक्लोन का सबसे ज्यादा खतरा है? और क्या ये आपको पता है कि तूफान कैसे खतरनाक बनता है? इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तस्वीरें साइक्लोन फेंगल की हैं, जो अब रौद्र रूप लेने को तैयार है। आईएमडी यानी भारत मौसम विभाग ने कई तटीय इलाकों को रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी हुआ है। चक्रवाती तूफान फेंगल साउथ के पुदुचेरी के तटीय इलाकों के पास आज तटों से टकरा सकता है। ये मैप देखिए, रेड जोन में जितने भारत के छिछले इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, वहां इस साइक्लोन का सबसे ज्यादा खतरा देखा जा सकता है। जबकि ये जो येलोइश इलाके दिख रहे हैं, मध्यम खतरनाक वाले इलाके कहे जा सकते हैं। इनमें से 76% हिस्सा सुनामी जैसे खतरे का संकेत दे रहा है। इसीलिए लोगों में दहशत का माहौल दिख रहा है। तूफान से निपटने की तैयारी की गई है, लेकिन ये तैयारी कैसी साबित होगी, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। आखिर ये साइक्लोन्स बनते कैसे हैं? क्या ये तूफान बदल कर रख देगा मौसम का मूड? जिक्र उन साइक्लोन्स का भी करेंगे जिन्होंने 2024 में बहुत राज्यों में तबाही मचाई। उन 3 साइक्लोन्स का जिक्र करेंगे जिन्होंने इस साल हजारों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला। बात कर रहे हैं उन 3 साइक्लोन्स की जो 2024 में भारी तबाही मचाते नजर आए। इनमें सबसे पहले रेमल, फिर आसना और फिर तूफान दाना। एक एक कर जिक्र करें तो मई में रेमल तूफान आया, जिसने ओडिशा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई। लैंडफॉल के साथ समुद्र में इस चक्रवाती तूफान की अधिकतम रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई थी। बिजली के खंभे हों, पेड़ हों, सब उखड़ गए, तहस नहस हो गए। यहां तक कि घर भी बह गए। बंगाल के दक्षिण तटीय इलाकों के 29,000 घर क्षतिग्रस्त हो गए। 15 लाख लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए, यानी पावर कट हो गया। बंगाल और बांग्लादेश में दर्जन भर के करीब लोगों की मौत भी हो गई। और अगस्त में आया आसना, जिसने भयानक तबाही मचाई। भारी बारिश के बीच चक्रवाती तूफान आसना गुजरात के कई तटीय इलाकों में कहर बरपाता नजर आया, जिसका इफेक्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी देखा गया। कच्छ से लेकर अरब सागर तक से होते हुए ये तूफान पाकिस्तान के तट से टकराया था और इस आसन तूफान से 32 लोगों की मौत बताई गई। यही नहीं, दाना तूफान ने भी बहुत से लोगों को प्रभावित किया और इस तूफान ने भी भारी तबाही मचाई। कई तटीय इलाकों को प्रभावित किया इस तूफान ने, हलकान किया, लोग परेशान हुए, बेघर हुए, जान माल की हानि हुई। उड़ीसा के कई हिस्सों में यह तूफान तबाही मचाता नजर आया। ये सब अभी पिछले महीने में ही हुआ और हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। अक्टूबर लास्ट की ये तस्वीरें हैं। चक्रवात दाना उड़ीसा और बंगाल के तट पर 120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रहा था। दोनों राज्यों के कई हिस्सों में तेज हवाएं देखी गई, भारी बारिश देखी गई और लगभग 10 लाख लोग इससे प्रभावित देखे गए। 10 लाख लोगों को तो सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया था। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई थीं, उड़ानें भी रद्द कर दी गई थीं, पेड़ उखड़ गए थे, सड़कें बंद हो चुकी थीं और पश्चिम बंगाल में इसे लेकर खासा अलर्ट देखा गया था। तो रेमल 26 मई 2024 को आया। फिर इसके बाद आता है दाना 24 अक्टूबर को और फिर आसना सबसे पहले मई के बाद 30 अगस्त को देखा गया था। 30 अगस्त में ये तूफान अपने परवान पर था। अब जो तूफान आया उसका नाम है फेंगल। फेंगल से आशय क्या है?
तूफानों के नाम, साइक्लोन्स के नाम कैसे रखे जाते हैं, उस टेक्निकल चीज को भी समझने की जरूरत है। दरअसल इस तरह के नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि लोग आसानी से इसे समझ सकें, इसका अर्थ समझ सकें और जनता आसानी से आपदाओं को याद रख सके। ऐसी आपदाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए ही तूफानों का नामकरण किया जाता है। वैसे तूफानों का नामकरण वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की तरफ से किया जाता है। UN की इस संस्था के कुल 185 देश सदस्य हैं। दरअसल WMO ने 1972 में एक पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की स्थापना की थी और साल 2000 में ओमान की राजधानी मस्कट में जब PTC की 27वीं बैठक हुई तो सभी देशों ने बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर में उठने वाले तूफानों के नाम को रखने का फैसला लिया। इसका असर ये हुआ कि साल 2004 के बाद से तूफानों के नामकरण किए जाने लगे। साल 2020 में कुल 169 तूफानों के नाम रखे गए और उन्हें रिलीज भी किया गया। फेंगल नाम सऊदी अरब ने दिया और फेंगल सऊदी अरब की तरफ से प्रस्तावित किया गया। ये भी रेमल तूफान की तरह ही एक अरबी शब्द है जो भाषाई परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का मिश्रण है। वैसे इन साइक्लोन्स के नाम रखने में और चक्रवातों के नाम रखने में ये ध्यान रखा जाता है कि नाम सरल हो, आसानी से याद किए जा सकते हो, उनका उच्चारण आसान हो और वो ये भी याद रखने में सक्षम हो कि सांस्कृतिक रूप से वो निष्पक्ष हो उनके नाम। तो अब फेंगल शब्द को हमने समझा, अब हम समझते हैं कि फेंगल से कहाँ कहाँ क्या असर होगा। फेंगल से निपटने की तैयारी को भी हम समझेंगे क्योंकि कई राज्यों में इससे निपटने की तैयारियां की गई हैं, खासतौर पर दक्षिणी राज्यों में दिसंबर 1st वीक तो अलर्ट भी जारी किए गए हैं, दिसंबर 1st वीक तक। तो सबसे पहले क्या हुआ है, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं एहतियात बरतते हुए। कई फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, ट्रेनें भी लेट लतीफ हैं और कई ट्रेनें तो रद्द कर दी गई हैं। लोगों को सेफ जगह पहुंचाने की पूरी कवायद की गई है। समुद्री तटों को खाली रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। समुद्री तट के आसपास के इलाके, निचले इलाके से लोगों को सेफ जगह पहुंचाया जा रहा है और नौसेना प्रभावित इलाकों में गाड़ियों से लोगों को भोजन पहुंचा रही है, पानी पहुंचा रही है। बाढ़ संभावित इलाकों में NDRF और SDRF की टीमें भी तैनात की गई हैं। इमरजेंसी से निपटने के लिए टोल फ्री नंबर जो आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं वो जारी किए गए हैं। 112 और 1077 इमरजेंसी नंबर हैं जिन पर आप फोन कर सकते हैं। 2000 रिलीफ कैंप भी तैयार किए गए हैं। साथ ही तिरुवरूर और नागपट्टनम में 471 लोगों को ठहराया गया है। दफ्तरों में भी वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दे दी गई है कि अब वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई है। 471 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और समुद्र तट के नज़दीक जितनी भी सड़कें हैं उन सब से दूर रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, पुदुचेरी हो, सब जगह अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही वहां पर फिलहाल अभी स्थिति क्या है, स्थिति ये है कि वहां पर भारी बारिश हो रही है। निचले इलाकों की बात करें तो वहां पर भारी तरीके से पानी भर गया है। सारे निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई इलाकों में तो पावर कट की स्थिति भी देखी गई है और लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। मैसेज भेजे गए हैं लोगों को प्रशासन द्वारा। साथ ही इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं जहां तत्काल सुविधा उनको मिल सकती है। और ऐसे में जो PWD डिपार्टमेंट है उनको भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है, पुलिस को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और तूफान से जुड़ी अब हम आपको कुछ भयावह तस्वीरें दिखाते हैं जो रौद्रपूर्ण नजर आ रही हैं। ये इस साल का चौथा साइक्लोन है और श्रीलंका के उत्तरी हिस्सों में भी अपना कहर दिखा सकता है, टकरा सकता है श्रीलंका से भी और इससे तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। मूसलाधार बारिश की संभावना है। ऐसे में कई जिलों में रेड जोन जारी किए गए हैं, ऑरेंज जोन जारी किए गए हैं, येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब सवाल उठता है कि कैसे आते हैं साइक्लोन्स, चक्रवाती तूफान क्यों हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है। साइक्लोन की संख्या बढ़ती जा रही है। इस साल अगर 2024 की बात करें तो 4 साइक्लोन्स आ चुके हैं, चौथे साइक्लोन की दस्तक है।
मौसम वैज्ञानिकों का क्या है मानना? साइक्लोन की संख्या क्यों बढ़ रही है? इसका जवाब तो सीधा सीधा ही है कि प्राकृतिक असंतुलन, पृथ्वी में जो जल में, थल में, नभ में असंतुलन हो रहा है, उसका सीधा असर हम इन तूफानों के जरिए, इनकी तादाद बढ़ने के जरिए हम देख सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर बनने वाले जो अरब सागर है हमारा, अरब सागर के मुकाबले बंगाल की खाड़ी को अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी ज्यादा गर्म है। इससे यहाँ पर बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र को तूफान में बदलने के लिए एक प्रॉपर मौसमी मदद मिल जाती है। वहीं हवा के बहाव के लिए भी बंगाल की खाड़ी बहुत ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है और इसी वजह से तूफान विकराल रूप धारण करके आते हैं और ज्यादा तबाही भी मचाते हैं। हालांकि हाल के समय में अरब सागर में भी मौसमी गतिविधियां तेजी से बदलती हुई देखी जा रही हैं। तो कहना गलत नहीं होगा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ही वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ रहा है। प्रकृति का असंतुलन तो आप महसूस करते ही होंगे। ऐसे में बंगाल की खाड़ी हो या फिर अरब सागर हो, यहाँ भी पहले के मुकाबले तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसकी वजह से साइक्लोन्स की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जलवायु परिवर्तन पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।